नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों को, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पे है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेलों और जगत में भी कुछ झलकियां होंगी फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी खबरों के लिए। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस में डालते हैं नजर। कर्नाटक में चुनावी सरगर्मियां तेज, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में मुंबई आज गांव से भरेंगे नामांकन। सिद्धरमैया के साथ भी होंगे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सम्मेलन का उद्घाटन। संबंधित विभाग के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य प्रमुख लेंगे हिस्सा। अमित शाह आज एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सम्मेलन को एक तरीके से संबोधित करेंगे। तमाम राज्यों के प्रमुख इसमें हिस्सा लेंगे। देश में गर्मी को लेकर अलर्ट, प्रचंड गर्मी है और कई जगहों पर पारा 40 के पार पहुंचा है। कुछ राज्यों में कहीं स्कूलों के समय में भी किया गया है बदलाव। देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में फिर उछाल, 24 घंटे में आए 10,542 नए मामले, 63,000 से ज्यादा हुई सक्रिय मामलों की संख्या। कृषि, स्वास्थ्य और डिजिटल इकोनॉमी जैसे विषयों पर G20 बैठकों का आज आखिरी दिन। वाराणसी, हैदराबाद और गोवा में सदस्य देशों के बीच मंथन। जम्मू में Y20 की बैठक। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। जनधन खातों में जमा धनराशि का आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। जनधन लाभार्थियों में 27 करोड़ से ज्यादा महिलाएं शामिल। भारत सरकार सूडान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न देशों के साथ कर रही है समन्वय। संयुक्त राष्ट्र के अलावा भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के संपर्क में। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा मुकाबला। कल मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 14 रन से दी शिकस्त। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए पारा दिन ब दिन चढ़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त कर्नाटक में धारवाड़ और हावेरी के 2 दिन के दौरे पर है। जेपी नड्डा और कन्नड़ फिल्म अभिनेता सुदीप समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई फिर से शिवगांव सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया वरुणा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। कल 20 तारीख तक नामांकन दाखिल करने का समय है। आज बीजेपी नेता येदियुरप्पा के बेटे और भाजपा उम्मीदवार पीवाई विजयेंद्र ने शिकारीपुरा सीट से नामांकन भरा। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता सभी एकजुट के काम कर रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का जो सम्मान जो पूरा दुनिया में और भारत में और कर्नाटक में भी लोग मानते हैं नरेंद्र मोदी जी को, और कर्नाटक में भी सब मानते हैं। हमको विश्वास है राज्य के जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से दोबारा सत्ता पे लेके आएंगे। कर्नाटक में एक तरफ जहां बीजेपी सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि वो इस बार सत्ता में वापसी करेगी।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा कल से कर्नाटक की यात्रा शुरू करेंगे। मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी कांग्रेस पर लिंगायत समुदाय में बंटवारे की कोशिश का आरोप लगाया है। बात करें जेडीएस की तो इस बार ये दल बिना किसी गठबंधन के चुनावी मैदान में अकेले ताल ठोक रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह सहित 40 लोग शामिल हैं जो राज्य में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 7 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस तरह पार्टी ने अब तक 224 विधानसभा क्षेत्रों में से 216 के लिए अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ताजा सूची में बीजेपी छोड़कर आए पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार का नाम भी शामिल है। उन्हें हुगली धारवाड़ सेंट्रल से टिकट दिया गया है। शेट्टार ने टिकट न मिलने पर भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। इसके अलावा शिवगांव से मोहम्मद यूसुफ सावनूर को मैदान में उतारा गया है। यहां उनका मुकाबला मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से होगा। कांग्रेस ने चिकमंगलूर से कांग्रेस के एचडी थम्मैया को टिकट दिया है। वर्तमान में इस सीट से भाजपा महासचिव सीटी रवि विधायक हैं। कर्नाटक के मैसूर में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धरमैया ने नामांकन दाखिल करने से पहले चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संघर्षरत देश सूडान में भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों की स्थिति को राजनीतिक रंग देने के लिए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की आलोचना की है। सिद्धरमैया ने एक ट्वीट में भारत सरकार से सूडान में फंसे 31 भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुरक्षा कारणों से इन नागरिकों का ब्यौरा और स्थल सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया है कि खार्तूम में भारतीय दूतावास लगातार भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के संपर्क में है। विदेश मंत्री ने राजनेताओं से ऐसा कोई भी बयान देने से बचने को कहा है जिससे विदेश में भारतीय नागरिकों के जीवन को खतरा हो। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ ताजा इस वक्त की स्थिति है, उस पर बात करने के लिए हमारी सहयोगी संवाददाता आयशा खानम इस वक्त हमारे साथ में बेंगलुरु से जुड़ रही है। आयशा, अगर बात की जाए तो अब कल आखिरी दिन नामांकन का और उससे पहले आज कई बड़े नामांकन, खासकर से अगर बात की जाए तो मौजूदा मुख्यमंत्री आज नामांकन कर रहे हैं, तो ये भी एक मौका होगा शक्ति प्रदर्शन का बीजेपी के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आरेंद्र। आज मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और उनके साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिलकर एक बहुत ही ग्रैंड रोड शो किया है और अभी भी रोड शो चल रहा है। और इस रोड शो में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के अलावा जेपी नड्डा के साथ फिल्म स्टार सुदीप भी शामिल हैं। तो इसके चलते जहां पर ये रोड शो चल रहा है हावेरी शिगांव में, वहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। तो जाहिर है ये शक्ति प्रदर्शन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का जो शक्ति प्रदर्शन है उससे साफ जाहिर होता है कि वो काफी आश्वस्त है इस बात को लेकर के बीजेपी ने जो टारगेट सेट किया है 130 सीटों का। देखिए, बीजेपी अपना टारगेट धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है। पहले 120 सीटों का टारगेट सेट किया था, अब बीजेपी 130 सीटों का टारगेट सेट कर रही है। तो ऐसे में बीजेपी अपनी तरफ से जो लिस्ट जारी किया है जिसमें 80 से ज्यादा नए चेहरे हैं, तो इसको लेकर बीजेपी को काफी उम्मीद है कि कई इलाकों में जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को कई इलाकों में उम्मीद नहीं थी, तो अब नए चेहरे इन इलाकों में उतारे हैं। तो जाहिर है बीजेपी को भरपूर उम्मीद नजर आ रही है और 130 का टारगेट लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो आज पूरा दिन नामांकन भरने के लिए पूरे राज्य भर में तमाम उम्मीदवार अपने अपने स्टाइल में, अपने अपने अंदाज में रोड शो करते हुए और एक शो ऑफ स्ट्रेंथ का मैसेज देते हुए नामांकन भर रहे हैं। जी आयशा, क्योंकि कल अंतिम दिन है पर्चा भरने का, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि कल के बाद से अब पूरे राज्य में बड़ी रैलियों का दौर भी शुरू होने जा रहा है, क्योंकि स्टार प्रचारकों की सूची भी अब डोमेन में आ चुकी है। अब प्रचार पूरा जोर शोर से शुरू हो जाएगा। बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 24 या 25 तारीख को कर्नाटक पहुंच सकते हैं। तो बीजेपी के सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है
कि खासकर कोस्टल कर्नाटका, ओल्ड मैसूर रीजन, ये तमाम इलाके होंगे जो बीजेपी के टारगेट एरियाज हैं। तो बीजेपी की तरफ से जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है, उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी पूरी तैयारी के साथ अपना कैंपेन लॉन्च कर रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी राहुल गांधी के साथ मिलकर अपना प्रचार शुरू किया है, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी इस प्रचार में शामिल है, और पंजाब के मुख्यमंत्री मान भी कल कर्नाटक में प्रचार करते हुए नजर आए। तो बहुत ही दिलचस्प एक सेज सजी हुई है कर्नाटक के चुनाव की, और इस बार के चुनाव बेहद दिलचस्प रहेंगे क्योंकि बीजेपी ने कई फेरबदल किए हैं इंटरनली। कांग्रेस को ये उम्मीद है कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उन्हें होगा, और जेडीएस को उम्मीद है कि वो किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। तो ऐसे में अब ये पूरा मैदान सजा हुआ है, बिछ गई है। तो उम्मीद नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जोर शोर से प्रचार सभाएं शुरू होंगी। आयशा, विकास की लंबी लकीर खींचने की बात हो या फिर एंटी इनकम्बेंसी ऐसे मुद्दों को लेकर बात हो, लेकिन सबके बीच में मठ और मंदिरों के दौरे भी लगातार जारी हैं। वो भी अपने आप में बहुत मायने रखता है राज्य की सियासत के लिहाज से। जी हाँ, बिल्कुल। खासकर कर्नाटक में देखा जाए तो हर चुनाव में मठ और मंदिर बहुत अहमियत रखते हैं, केंद्र बिंदु होते हैं तमाम चुनाव के और चुनावी समीकरण के। तो कर्नाटक में भी ये नजारा देखने को मिल रहा है। तमाम उम्मीदवार कई मंदिरों के दौरे लगा रहे हैं, कई मठ के जो मुख्य होते हैं उनके आशीर्वाद ले रहे हैं, और जाहिर है ये तमाम चीजें कर्नाटक में लिंगायत, पुक्कलिका, पिछड़ी जाति, इन अलग अलग जातियों को रिप्रेजेंट करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मठ है। देखिए, ये मठ हैं कर्नाटक में सोशल रिफॉर्म्स के लिए, क्योंकि कुछ पिछड़ी जातियों के लिए सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत के चलते मठ उस क्षेत्र में काम करते हैं। तो लिंगायत समुदाय में ऐसे कई मठ है जो उस समुदाय में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये मठ जो है पहले से कर्नाटक में एक सोशल रिफॉर्म्स की भूमिका में काम करते रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे राजनेता और तमाम राजनीतिक पार्टियां इन मठ को केंद्र, राजनीति का केंद्र बनाते रहे हैं, और मठ का आशीर्वाद लेते हुए वो इस चुनाव मैदान में उतरते हैं। आशा, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहेंगे, क्योंकि आज सिद्धरामैया भी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और हमने देखा था डीके शिव कुमार का भी नामांकन हुआ था। अपने आप में कांग्रेस के इंटरनल फाइट के लिहाज से भी ये दो बड़े चेहरों के बीच की रस्साकसी कोई अपने आप में लगातार चर्चा बनी रहती है। जी हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस में जो मुख्यमंत्री पद को लेकर रेस चल रही है, ये रेस कांग्रेस को काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से डीके शिव कुमार ने अपना नॉमिनेशन भरने से पहले एक संदेश जारी किया और एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया, उससे साफ जाहिर होता है कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री के पद के लिए जो दावेदारी पेश की है उसे बरकरार रखेंगे। हालांकि सिद्धरामैया वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन सिद्धरामैया इस बात से कुछ हद तक निराश हैं कि उन्हें सेफ सीट से वंचित कर दिया गया। उन्हें सिर्फ एक सीट दी गई, वरुणा, जबकि सिद्धरामैया चाह रहे थे कि वो कोलार से भी चुनाव मैदान में उतरे। और बीजेपी ने अपनी रणनीति खेलते हुए बीजेपी ने वरुणा में सिद्धरामैया के खिलाफ वरिष्ठ नेता सोमण्णा को मैदान में उतारा है। तो सिद्धरामैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के अंदर जो मुख्यमंत्री पद को लेकर रस्साकशी चल रही है वो उनके लिए कितनी भारी पड़ती है, और क्या कांग्रेस इससे उभर कर आती है आने वाले दिनों में जब प्रचार शुरू होगा। बिल्कुल, तो मौसमी तापमान के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ता कर्नाटक में साफ तौर पर दिखाई पड़ा। बहुत शुक्रिया आयशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं इस वक्त कुछ और ताजा तरीन खबरों की ओर। गैंगस्टर अतीक अशरफ हत्याकांड के तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के तीनों हत्यारों से पुलिस लाइंस में ही पूछताछ होगी। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट ने पुलिस की मांग मानते हुए तीनों शूटर्स को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अरुण मौर्य, सनी, लवलेश तिवारी, इन तीनों हमलावरों से यूपी पुलिस पूछताछ करेगी। साथ ही माफिया अतीक अशरफ की हत्या के सिलसिले में और ज्यादा सबूत जुटाएगी। इससे पहले प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट ने अतीक अशरफ के हत्यारों की पेशी को लेकर कोर्ट में भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया था।
और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता रामेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए। रामेंद्र, 4 दिन की पुलिस कस्टडी, क्या सबसे ज्यादा फोकस एक तरीके से रहेगा पुलिस के लिए इन 4 दिनों में सबूत जुटाने को लेकर, जानकारी हासिल करने को लेकर? देखो, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फोकस है वो ये रहेगा कि हत्या की क्यों इन लोगों ने। क्योंकि अतीक से व्यक्तिगत कोई रंजिश तो थी नहीं, अतीक से कोई घटना में इन्वॉल्व नहीं थे, तो ये घटना में कैसे आए, मर्डर क्यों किया, किसने फंड इनको उपलब्ध कराया। जैसे पहले दिन उन्होंने कहा कि हमको 3 करोड़ रुपया दिया गया था शुरुआती दौर में, तो किसने फंड और उपलब्ध कराया, कितने संसाधन उपलब्ध कराए, कितने असलहे उपलब्ध कराए, ये सारी चीज़ों पर फोकस रहेगा। अगर ये सारे तथ्य खुलते हैं तो उसके बाद अतीक के जो मर्डर है उसकी सारी एक एक पोल खुल करके सामने आ जाएगी। तो पुलिस का पहला फोकस होगा कि मर्डर का उद्देश्य क्या था और किसने संसाधन उपलब्ध कराए, ये महत्वपूर्ण है। आर्यन, रामेंद्र, एक महत्वपूर्ण चीज ये भी, क्योंकि अभी भी कहा जाए तो शाइस्ता परवीन की बात हो, गुड्डू बमबाज की बात हो, इसके अलावा कुछ और ऐसे नाम जिनको लेकर लगातार यूपी पुलिस कोशिश कर रही, लेकिन अभी गिरफ्त से बाहर है। देखिए, आसाद को आज गिरफ्तार कर लिया है, एक शूटर था, 50,000 का इनामिया था, उसको गिरफ्तार कर लिया है। और शाइस्ता परवीन की जितनी लोकेशन है वो पुलिस ट्रेस करती है, कछार के क्षेत्र में वो भाग रही हैं, तो आज नहीं कल वो पुलिस की गिरफ्त में होंगी। गुड्डू की गिरफ्तारी, जो गुड्डू मुस्लिम है, उसको लेकर के एसटीएफ लगातार लगी हुई है। यानी ऐसा नहीं कि अतीक असरफ के हत्या के बाद कोई पुलिस ने इसको छोड़ रखा है। एसटीएफ, लोकल पुलिस, जितना भी इंटेलिजेंस पुलिस है, सारे लोगों ने मिलकर एक जो सामूहिक प्रयास है वो किया जा रहा है। तो उम्मीद करिए कि जल्दी ये गिरफ्तारियां भी हो जाएंगी। और आज आसाद जो 50,000 का इनामिया था उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रामेंद्र, महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि जो तमाम लंबे समय से जो विक्टिम रहे हैं अतीक और उसके भाई अशरफ के इस पूरे एक तरीके से माफियापन के, वो लोग भी अब बड़ी संख्या में लोग बाहर आ रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं और उनके साथ हुए जुल्मों सितम की कहानियां भी लगातार पब्लिक डोमेन में आना शुरू हो गई हैं। ये भी दिखाता है कि किस प्रकार का एक दबदबा दशकों तक चला और लोग परेशान रहे। देखिए आर्यन, बात तो पहले भी कर रहे थे, ऐसा नहीं वो नहीं कर रहे थे, उनको सुना नहीं जा रहा था, ना पुलिस सुन रही थी, ना सरकार सुन रही थी, ना प्रशासन सुन रहा था। उन्होंने तो पहले भी कहा था ना, सूरज कली ने तो पहले भी कहा था कि उनके पति को कहाँ ले गए हैं पता नहीं चला है, अभी तक ना डेड बॉडी मिली है और ना ही उनके कुछ सुराग मिला, उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। तो तमाम ऐसे लोग जो आवाज उठाते रहे, आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। ये दौर जो बदला है कि सरकार सुन रही है, इसलिए चीजें निकल करके सामने आई। भाई उमेश पाल हत्या, उमेश ने भी जो अपनी मुकदमा लिखाया था, जब मायावती की सरकार आ गई तो 1 साल बाद उसको मुकदमा लिखा गया। तो जाहिर कि जब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था तो कहा जाते, जब सुना जाएगा तो लोग आएंगे, जिनके साथ ज्यादती होगी, जिनके खिलाफ अपराध होंगे, वो आगे आएंगे, पुलिस के पास आएंगे, सरकार के पास आएंगे। तो वो सारी चीजें हो रही हैं। तो अब इसलिए लोग निकल करके सामने आ रहे हैं। रामेंद्र, क्योंकि विश्वास बहाली भी एक बड़ा एक मसला होता है सरकार के लिए और एक तरीके से कानून का राज हो, इकबाल हो, ये स्थापित करना सरकार की जिम्मेदारी। ऐसे में लगातार सुरक्षा के मसले को लेकर न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे यूपी में बड़ा एक अलर्ट सा है और सभी एक तरीके से जो पुलिस है वो चाक चौबंद नजर आ रही है। खासकर प्रयागराज की अगर बात की जाए तो किस प्रकार के इंतजाम? आर्यन, जो उत्तर प्रदेश को जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर दूसरी सरकारों में घटना हुई होती तो उत्तर प्रदेश के हालात क्या होते। ये बताने की जरूरत नहीं, पूरे देश के लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कितने दंगे होते थे, किस तरह जलता था, एक एक छोटी घटना में किस तरीके से लाखों घर उजाड़े जाते थे। तो वो सारी चीजें जानते हैं। ये सरकार का इकबाल है, सरकार का भरोसा है लोगों को कि गलत करने वालों के साथ सरकार गलत कर रही है, उसके खिलाफ गिरफ्तारियां कर रही है, उनके साथ पुलिसिंग की कार्रवाई की जा रही। लेकिन सामान्य जन, व्यापारी को कोई धमका नहीं सकता, उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये भरोसा ही सरकार का जो बना हुआ है, जिसके कारण कहीं भी एक पत्थर नहीं चला है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये बड़ी बात है आर्यन। बिल्कुल। और राविन, जो बात आप कह रहे हैं तो कल हमने सुना भी था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि जो संकट पैदा करते थे ऐसे लोग अब संकट में। अपने आप में संदेश साफ तौर पे साफ है कि किस तरीके से अब किसी भी कानून को अपने हाथ में लेने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रिया राविन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर।
राष्ट्रीय प्राइम में सबसे पहले बात मौसम के मिजाज की। यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और केरल समेत देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। लोग तपिश से परेशान हैं। कई राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं या फिर उनके समय में बदलाव किया गया है। पारा 40 और 43 डिग्री के आसपास दर्ज हो रहा है कई राज्यों में। पटना में प्रचंड गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए सुबह 11:15 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में आज हल्की बूंदाबांदी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, यानी आंधी और बारिश के कारण भीषण गर्मी से दिल्ली एनसीआर के लोगों को कुछ राहत मिलने की संभावना है। वहीं दिल्ली और देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में लू की स्थिति बनी हुई है। मंगलवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर गया था, लेकिन बुधवार को पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राहत की सांस ली गई है। देश में लू की स्थिति पर हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से खास बातचीत की। गर्मियों से दिल्ली वासियों का हाल बेहाल है। और सिर्फ दिल्ली वासी ही क्यों, देश के अलग अलग जगहों पे हम देख पा रहे हैं कि जो गर्मी है लगातार बढ़ रही है, हीट वेव कंडीशन बढ़ा जा रहा है। और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर साइंटिस्ट आईएमडी के डॉक्टर नरेश कुमार। फीवर इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसके प्रभाव से कल से जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अराउंड 5 सेंटीमीटर तक रेनफॉल भी रहा और ज्वाइनिंग प्लेन में भी मीन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वगैरह में भी लाइट रेनफॉल रहा। हम जो उम्मीद कर रहे हैं कि इसका इफेक्ट आने वाले 3 दिनों में रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड मीन अप टू 75 और 100% स्टेशन रेनफॉल रिसीव कर सकते हैं। और प्लेन्स में भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस रीजन में भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल 25% से 50% स्टेशन रहने की उम्मीद है। अगर आप एनसीआर दिल्ली में बात करें तो आने वाले 2 दिनों में हम आज रात और कल के लिए लाइट रेनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हीट वेव की बात करें, जहां पंजाब, हरियाणा में पिछले 2 दिनों में हीट वेव था और वो अभी आज से अवेट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर अभी गिरने स्टार्ट हो गए हैं। अभी का भी टेम्परेचर अगर हम कल से कंपैरिजन करें तो 3 से 4 डिग्री कल से कंपैरिजन में एनसीआर दिल्ली के कम हो चुके हैं। सर, ईस्टर्न कंट्री जो है, ईस्टर्न पार्ट जो है आपका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और कुछ इलाके जो है नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है। उन जगहों पे कब तक राहत मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसमें काफी दिनों से काफी सीवियर गर्मी भी हो रही है। इसके लिए हमने अगर स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल, बिहार एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट भी दे रखा था 2-3 दिनों से। ऑरेंज अलर्ट देने का एक रीज़न ये था कि वहाँ पे काफ़ी दिनों से हीट वेव है। इसके अलावा कोस्टल एरिया में ह्यूमिडिटी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके लिए अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिहार में और GW में आने वाले 2 दिनों में सीवियर हीट वेव तक रह सकता है। और इस इलाके में हमने अभी सीवियर हीट वेव का वार्निंग दिया है। कल से बिहार में परसों से इंटेंसिटी थोड़ा कम होगा और GW में कल से भी इंटेंसिटी कम हो जाएगा। और इसके बाद जहां पे हीट वेव अवेटमेंट हो जाएगा 24 से 48 घंटे के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन जगहों पे थोड़ा सा डिफरेंस आने की उम्मीद है। सर, बाकी जगहों की बात बताएं, जैसे केरला हो गया या दूसरे तटवर्ती इलाके हैं, उन जगहों पे गर्मी की क्या स्थिति है, क्या एक्सपेक्ट? देखिए, अभी भी जैसे आप बता रहे हैं, पूरा अगर वेस्ट कोस्ट की बात करें जिसमें केरला आ गया, कोस्टल महाराष्ट्र आ गया और कोस्टल कर्नाटक आ गया, केरला में भी टेम्परेचर कुछ जगह में 40 डिग्री तक है। और कोस्टल कर्नाटक में भी जैसे थाने का भी टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा है, 41 के पास है। और इसमें भी जो है केरला की बात करें, टेम्परेचर 3 से डिग्री अबव नॉर्मल है, ऊपर से ह्यूमिडिटी है। इसके लिए भी लोगों को प्रिकॉशन लेनी चाहिए। सिमिलरली अगर कोस्टल कर्नाटक की कोंकण एंड गोवा की बात करें, उसके लिए हमने आज हीट वेव का कंडीशन दे रखा है। इसके बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के कारण वहाँ टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आएगी, लेकिन फिर भी लोगों को प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। क्या पर्सन सेंथिल कुमार के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और पटना समेत बिहार में किस तरीके के मौसम के ज़मीनी हालात, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता सलमान हैदर हमारे साथ पटना से जुड़ा, उनका हम रुख करते हैं। सलमान, इस वक्त अगर बात की जाए तो पटना को लेकर लू की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। क्या है इस वक्त वहां का सूरत हाल? देखिए, इतनी शदीद गर्मी जो है आर्येंद्र पिछले 10 सालों में यहाँ नहीं पड़ी है और पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। आज भी लू का अलर्ट दिया गया है और लोगों को हिदायत दी गई है कि वो घरों के भीतर रहे। अगर कोई काम नहीं है, जरूरी काम नहीं है, तो घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन आप जानते हैं कि अभी ईद भी है और रमजान का आखिरी हफ्ता चल रहा है, तो इस वजह से कुछ लोग निकल रहे हैं। साथ ही जो स्कूलों की जो एक बंदिश की गई है कि 11:15 बजे के बाद क्लासेस नहीं चलेंगे,
तो उस समय भी भीड़ हो जा रही है सड़कों पर और धूप काफी तेज है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग छाते लेकर के चल रहे हैं और या मुंह कपड़े से ढक ले रहे हैं। तो अपनी तरफ से एहतियात तो बरत ही रहे हैं, लेकिन इस तरह की गर्मी पिछले 10 सालों में लोगों ने महसूस नहीं की थी, जबकि पारा 44 और 44.5 डिग्री के आसपास चल रहा है इस समय। और जाहिर सी बात है कि जनजीवन बुरी तरह बेहाल है। पशु पक्षी भी हैं, जैसे जू में इंतजाम किया गया है, कूलर लगाया गया है, जो प्राणी हैं वहाँ शेर के बाड़े के पास और दूसरी जगहों पर जो तापमान सह नहीं सकते हैं जानवर, उनके आराम के लिए भी छाया की गई है और कूलर वगैरह लगाए गए हैं। सड़कों पे जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि प्याऊ का इंतजाम किया जाए और लोगों को ताकि राहत मिल सके। तो ये सारे इंतजाम किए गए हैं। मैं आपसे समझना यही चाहता था सलमान कि जो अतिरिक्त इंतजामात हो सकते हैं इस प्रकार के मौसम को देखते हुए प्रशासन की ओर से, इसमें आपने प्याऊ का जिक्र किया क्योंकि हमने देखा था कि गर्मी के मौसम की शुरुआत के समय से ही प्रधानमंत्री के स्तर पर भी बैठक हुई थी और इस बात के निर्देश दिए गए थे कि इस बार की गर्मी को ध्यान रखते हुए अतिरिक्त इंतजामात, संभावित कोशिशें सारी की जाए। क्या उस तरीके की स्थिति पटना समेत अन्य जिलों में भी देखने को मिल रही है? देखिए, इस गर्मी में दो चीजें हो रही हैं। एक तो जब लू चल रही है तो आगजनी की घटनाएं भी ज्यादा हो रही हैं, जगह जगह आग लग जा रही है। तो एसडीएमए जो है, जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो जगह जगह लोगों को आग से बचाव के लिए और गर्मी से, लू से बचाव के लिए लोगों को प्रशिक्षण जागरूक भी कर रही है और उनको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा भी रही है कि इस तरह से आप लू से और शदीद गर्मी से बच सकते हैं। साथ ही साथ आग ना कहीं लगे, इसके बचाव के लिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है लोगों को। तो ये सारी गतिविधियां चल रही हैं प्रशासन की ओर से, लेकिन चूंकि ये प्रकृति का प्रकोप है, सीधी सी बात है, तो जब तक हम खुद ही सावधान और सचेत नहीं रहेंगे कोई भी इंतजाम पूरा नहीं पड़ सकता है। क्योंकि गर्मी है अगर, तो हमें ही एहतियात बरतना है। ये सारी बातें हैं आर्यन। तो सलमान, हम देख सकते हैं कि आप भी इस वक्त खुले में धूप के मौसम में दोपहर में खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं। आप अपना भी ख्याल रखिए क्योंकि बहुत लू का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पटना से इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया है। जहां राजधानी शिमला में झमाझम बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं अटल टनल रोहतांग में ताजा बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद हिमाचल के पहाड़ सफेद चादर से ढके हुए नजर आ रहे हैं। तो मौसम के मिजाज की बात की जाए तो दो अलग तस्वीरें, जहां पे उत्तरी मैदानी इलाकों में भीषण लू और प्रचंड गर्मी है, तो वहीं हिमाचल में बर्फबारी और साथ ही साथ बारिश से मौसम सुहावना हो गया। ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Cooking is a great way to bring people together. But have you ever thought about the heart of your kitchen? The LPG gas stove? My LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals. My stove meets ISI and BIS standards and has special pan support, spill tray and specially designed flow valve, making it capable of achieving maximum efficiency, leading to reduction in cooking fuel cost to half compared with conventional fuels. So now I happily enjoy cooking. Enjoy a healthy meal by cooking happily with LPG stoves. Use ISI marked LPG stove. Save energy and cooking time for your family. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हिमाचल दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी और मेधावी छात्रों को पदक प्रदान करेंगी। वे शिमला की राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से भी संवाद करेंगी। राष्ट्रपति कल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज का दौरा करेंगी। बाद में वो राष्ट्रपति निवास में एट होम रिसेप्शन की मेजबानी करेंगे। राष्ट्रपति निवास कल से ही जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को शिमला के राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में
नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी विकास यात्रा में अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी कहा जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुख शिरकत करेंगे। अहम बात यह है कि यह सम्मेलन अपनी तरह का देश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है और सरकार की नशीली पदार्थों की बिक्री पर नकेल कसने और नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में तेजी लाने की कोशिशों के तहत इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में राज्यों को ड्रग्स के खतरे से लड़ने और ड्रग्स मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए पुलिस महानिदेशकों के तहत समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया था। गृह मंत्रालय एक राष्ट्रीय कॉल सेंटर मानस की भी शुरुआत करने जा रहा है। साथ ही ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों के व्यापार में डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते उपयोग से निपटने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की भी व्यवस्था की जा रही है। देश के विभिन्न जगहों के 360 पर्यटकों की टीम को लेकर आज सुबह भारत गौरव पर्यटक ट्रेन गया जंक्शन पहुंची। बी.आर. अम्बेडकर के जीवन से जुड़े स्थलों को रेखांकित करने के उद्देश्य को लेकर भारत गौरव पर्यटन ट्रेन परिचालित की गई है। आज सुबह ट्रेन के आगमन के दौरान गया जंक्शन पर पर्यटकों का स्वागत IRCTC व रेलवे के अधिकारियों ने किया। गौरतलब है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से केंद्रीय मंत्रियों ने इस पर्यटक ट्रेन को रवाना किया था। पर्यटकों को बोधगया के महाबोधि मंदिर, राजगीर व नालंदा का भी दर्शन कराए जाएंगे। जिंदगी में मैंने पहली बार महसूस किया कि डॉक्टर अम्बेडकर से और कोई भी ऐसी यात्रा हमें इमोशन होता जाता है इस यात्रा में कि हम सभी एक ऐसा 450 लोगों का ऐसा परिवार इकट्ठा हो गया है जो सब मिलजुल के बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं। हमें ये पूरी यात्रा करवा रही है जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ, जहाँ से उन्होंने बहुत शिक्षा ली और सारे बुद्धिस्ट के हमें वो दिखाए गए हैं और मतलब सीनियर सिटीजन के लिए ही बहुत अच्छा एक भारत सरकार ने तोहफा ही समझो हमारे लिए। तो ये यात्रा अच्छी रही, सफल रही, बढ़िया है। गाड़ी की तरफ से भी कोई शिकायत नहीं है। जो खाना वाना सबको बढ़िया तरीके से दे रहे हैं लोग। भारतीय रेलवे केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपने दूसरे ट्रायल रन पर तिरुवनंतपुरम से एर्नाकुलम पहुंची है। और एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के शहडोल से भी आई है, जहां सिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं। टक्कर के बाद ट्रेनों के इंजन में आग लग गई, चालक घायल हो गया। इस हादसे में 2 रेल कर्मियों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बिलासपुर कटनी रूट की सभी ट्रेनें फिलहाल प्रभावित रही हैं। दिल्ली के पंत मार्ग के आसपास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। इन लगे हुए पोस्टरों पर लिखा है, गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है। और खबरें देखते हैं G20 से जुड़ी बैठकों से बारे में। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आज से G20 का अनुसंधान और नवाचार पहल सम्मेलन शुरू हो गया है। 2 दिन के सम्मेलन में G20 के सदस्यों, देशों के प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और वैज्ञानिक समुदाय के आमंत्रित विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।
बैठक में पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा संरक्षण प्रणाली विकसित करने पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन की मुख्य थीम है समतावादी समाज के लिए अनुसंधान और नवाचार। कांगड़ा जिला प्रशासन ने G20 शिखर सम्मेलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 20 देशों के 60 प्रतिनिधि इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। जम्मू विश्वविद्यालय में यूथ 20 कंसल्टेशन ऑन पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलिएशन यूशरिंग इन एन एरा ऑफ नो वॉर का आज आगाज हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस बैठक में दक्षिण कोरिया, अफगानिस्तान, मलावी, ईरान, घाना, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और रूस सहित 10 से अधिक देशों के 17 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसके अलावा देश के 25 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों के राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल भी Y20 बैठक में भाग ले रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2023 बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि भारत G20 समूह का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम ने शासन का एक स्थायी मॉडल दिया है। उन्होंने साथ ही कहा कि मोदी सरकार और उनके काम युवाओं, महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों को समर्पित है। हैदराबाद में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक का भी आज आखिरी दिन है। आज डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और साइबर सुरक्षा पर मंथन होगा। दोनों विषयों पर चर्चा के बाद प्रतिनिधियों को गोलकुंडा किले के भी दीदार कराए जाएंगे। और भारत की अध्यक्षता में G20 कार्य समूह की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। गोवा में भी G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक आज संपन्न होगी। आज 3 पैनल डिस्कशन होंगे। पहले पैनल डिस्कशन का विषय है स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा सके। दूसरा डिस्कशन है तकनीक और डाटा के जरिए मरीजों का बेहतर देखभाल। और तीसरा विषय है डिजिटल पब्लिक गुड जो डिजिटल की दूरी को भर सके। मंगलवार को G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक में हिस्सा लेने आए मेहमानों को जन औषधि केंद्र के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती भी मौजूद थी। कुछ मेहमानों ने अपने देश में इसे अपनाने की इच्छा भी जाहिर की है। प्रतिनिधियों ने गोवा के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी दौरा किया और वहां चल रहे ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन की प्रक्रिया को भी देखा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी मरीजों को पोषण किट भी वितरित की। G20 के साइडलाइन इवेंट डिजिटल हेल्थ पर फोकस है। भारत ने डिजिटल हेल्थ के कई कदम उठाए हैं ताकि सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। वहीं गोवा में चल रहे G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक में साइडलाइन इवेंट में डिजिटल हेल्थ पर आज 3 पैनल डिस्कशन हो रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि आयुष सेक्टर में भी डिजिटल इनोवेशन हो रहे हैं और इस दिशा में काफी काम हुआ है। उन्होंने कहा कि आयुष सेक्टर में कई स्टार्टअप सामने आए हैं। हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक हो रही है और इस पर फोकस डिजिटल हेल्थ पर है। हमारे साथ आयुष सेक्रेटरी राजेश कोटेचा जी हैं। आयुष सेक्टर कैसे डिजिटल हेल्थ की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसका क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? देखिए, आयुष पिछले 4 वर्षों से, हम 5 वर्षों से आयुष ग्रिड करके एक संकल्पना के साथ चल रहे हैं। तो आयुष ग्रिड में आयुष के रिलेटेड सभी प्रॉब्लम के हम डिजिटल सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि आयुष सेक्टर में डिजिटल सॉल्यूशंस का बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। जैसे हम आयुष हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम अभी AHMIS हमारा ABDM कंप्लाइंट हो गया। नाउ वी आर रेडी टू लॉन्च इट। इट्स अ क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन विच विल बी फ्री एंड अवेलेबल टू ऑल आयुष पीपल, मतलब इंक्लूडिंग प्रैक्टिशनर, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम सब जगह मिल जाएगा। 2017 में भी नेशनल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में आयुष का इंटीग्रेशन करना ये एक वन ऑफ द गोल है भारत का। मेरे प्रेजेंटेशन में एक विशेष बात करी कि जैसे ITU का भी एक प्रेजेंटेशन हुआ, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन का, WHO का भी हुआ। तो ITU WHO का एक AI फॉर हेल्थ करके एक वर्किंग ग्रुप है। उसमें हमने भारत सरकार के प्रयत्न से AI फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये भी एक वर्किंग ग्रुप शुरू हुआ है उसमें। दैट इज एन अनदर अचीवमेंट। कोविड के समय में लोग घर में रह करके कैसे स्वस्थ रहे, तो हमने नमस्ते योग एप्लीकेशन बनाई, एम योगा एप्लीकेशन है थे हमारे पे। एक
वाई ब्रेक एप्लीकेशन है कि 5 मिनट का समय है तो भी आप इसको कर लो, है ना। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन है। हमारे पास एक ई चरक सॉल्यूशन है जो बायर सेलर्स प्लेटफॉर्म है, मेडिसिन प्लांट ग्रोअर्स जो है फार्मर्स, उनको उनकी इनकम डबल हो। G20 में देख रहा हूं कि स्वास्थ्य को लेकर के जितनी चैलेंजेस है, चुनौतियां, उनका सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है। तो हमारे पास तो पारंपरिक चिकित्सा है जिसमें योग है और बाकी जो चीज है कि आप बीमार ही ना पड़े, तो उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा और आगे बढ़ेगा। जैसे G20 में अभी जैसे साइड इवेंट डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस पर है, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के ऊपर है, तो अभी यहाँ ये लगातार चर्चा हो रही है कि कैसे हम इंक्लूसिविटी के साथ, कैसे हम सभी देशों के सॉल्यूशंस को आपस में एक प्रकार से कम्युनिकेट करने का कोई सॉल्यूशन निकालें, कैसे इसको सस्टेनेबल करें, कैसे इकोनॉमिकली वायबल करें। इसमें मैंने देखा कि यहाँ एक लार्ज स्केल सहमति है, सब लोग आपस में सहमत है, एक कंसेंसस जिसको कहते हैं वो दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये भारत की तरफ से बहुत बड़ा बाकी विश्व को कंट्रीब्यूशन होगा कि डिजिटल हेल्थ में एक लीडरशिप प्रोवाइड करें। तो निश्चित तौर पे भारत बहुत आगे है, लीडरशिप की भूमिका में है डिजिटल हेल्थ के सेक्टर में, और किस तरीके से सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, यही चर्चा हो रहा है। और आगे जो भी 2 वर्किंग ग्रुप होनी है और तो उसमें इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, गोवा। और वाराणसी में G20 की एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक का आज अंतिम दिन है। आज की बैठक में कृषि से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा के बाद सहमति बनाने के लिए मसौदा तैयार होगा। बैठक में पोषण युक्त खाद्य पदार्थ, खाद्य सुरक्षा और जलवायु अनुकूल कृषि पर भी मंथन जारी है। डिजिटल एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल एग्री वैल्यू चेन पर भारत समेत दुनिया के 20 विकासशील देशों के प्रतिनिधियों ने विचार विमर्श किया। साथ ही डिजिटल कृषि, अनाज की बर्बादी रोकने और पानी की खपत कम करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी सहित अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत हुई है। हैदराबाद में G20 देश के मेहमान सूफी संगीत पर भी फिदा हो गए। दिन भर डिजिटल स्किलिंग जैसे विषय पर गंभीर मंथन के बाद विदेशी मेहमान जब हैदराबाद के ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस पहुंचे तो वहां जमी सूफियाना महफिल में उन्होंने सूफी संगीत का जमकर आनंद लिया और खुद को भी थिरकने से नहीं रोक पाए। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे IT मंत्रालय के सचिव अखिलेश कुमार शर्मा भी इस मौके पर मेहमानों के साथ खूब थिरकते नजर आए। इसके बाद फलकनुमा पैलेस में ही गाला डिनर के दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। तो G20 की बैठकों के साथ जहां गंभीर विषयों पर मंथन भी हो रहा है, साथ ही साथ कई ऐसे भारत की जो समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है उसका भी एक तरीके से मुजाहिरा हो रहा है। और ये तस्वीरें उसी का गवाह रही हैं। किस तरीके से हमने देखा कि तमाम तरीके से सांस्कृतिक विरासत से भी विदेशी मेहमानों को रूबरू कराया गया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं जो कि उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, क्योंकि वहां पर अब 4 धाम यात्राओं की एक तरीके से शुरुआत होने जा रही है। और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं। आगामी जो 27 तारीख को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने हैं, तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अपने जो भी अपने मंदिर को खुलने से पहले जो भी कार्य होते हैं, जैसे रंग रोगन पानी इत्यादि सब चीज़ से सब कार्य हमारे संपूर्ण हो चुके हैं। और मैं भगवान बद्री विशाल के दरबार से आने वाले सभी तीर्थालुओं को से आग्रह करता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और भगवान बद्री विशाल का दर्शन करें। देश भर में एक बार फिर से आज कोरोना संक्रमण के मामले में उछाल देखा गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,542 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 8,175 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं।
जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.67% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 5.14% दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.39% दर्ज किया गया है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या फिलहाल 63,562 है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि वायरस का मौजूदा सब वेरिएंट उतना ताकतवर नहीं है, लेकिन लोगों को फिर भी हर जरूरी एहतियात बरतने की जरूरत है। वहीं देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेज गति से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.66 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 487 से अधिक कोविड के टीके लगाए गए हैं। और अब देखते हैं व्यापार जगत की क्या है आज की बड़ी खबरें। वित्तीय समावेशन संबंधी राष्ट्रीय मिशन प्रधानमंत्री जनधन योजना ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस योजना के अंतर्गत खुले खातों में जमा धनराशि का आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत 48.70 करोड़ लाभार्थियों के खातों में जमा धनराशि 2,01,598 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इन लाभार्थियों में 27.08 करोड़ महिलाएं भी शामिल है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य कमजोर वर्गों और कम आय वाले वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। इस पहल में देश के सभी परिवारों के व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है। और बात हमारे अगले सेगमेंट न्यूज लेंस की। हाल ही में पीएम मित्र योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आज के न्यूज लेंस में दिखाते हैं आखिर क्या है पीएम मित्र योजना और कैसे इस योजना से देश के टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगा एक बड़ा बूस्टर। अब विदेशों में भारतीय कपड़ों का डंका बजने जा रहा है। दरअसल हाल ही में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी पीएम मित्र योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए लखनऊ के लोक भवन में भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 1000 एकड़ में फैला ये पार्क लखनऊ और हरदोई में बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर ट्वीट करते हुए लिखा कि 1000 एकड़ से ज्यादा में फैले ये पीएम मित्र पार्क स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ ही रोजगार के अनेक नए अवसर लाने वाले हैं। देश के टेक्सटाइल सेक्टर को भी इससे नई मजबूती मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पीएम मित्र योजना। पीएम मित्र योजना देश में टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना की घोषणा 2021-22 के बजट में की गई थी। इस योजना के तहत देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। इन मेगा टेक्सटाइल पार्क की खास बात ये होगी कि कपड़े तैयार करने से लेकर उनकी मार्केटिंग, डिजाइनिंग और एक्सपोर्ट सभी एक ही जगह पर हो सकेगा। ये मेगा टेक्सटाइल पार्क देश के 7 राज्यों में स्थापित किए जाने हैं, जिसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल है। अगर बात करें कैसे इस योजना से टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, तो बता दें कि अभी तक भारत दुनिया में कपड़ों का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है। पीएम मित्र के तहत बने टेक्सटाइल पार्क में रुई की कताई, धागे की बुनाई, उसकी रंगाई, कपड़े का बनाना, कपड़े की छपाई और सिलाई एक ही स्थान पर होगी। वैल्यू चेन का एक ही जगह पर होने के कारण कपड़े की लागत में काफी कमी आएगी, जिससे भारतीय कपड़ा निर्यातक दुनिया भर के बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे और देश से कपड़ों के निर्यात में इजाफा हो पाएगा। गौरतलब है कि मेगा टेक्सटाइल पार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन पर आधारित है। जानकारों के मुताबिक ये पार्क्स आने वाले समय में मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और अब बात करते हैं उन खबरों की जो दुनिया में सुर्खियां बनी हुई हैं।
सूडान में बढ़ते तनाव और अशांति के बीच भारत वहां भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। सूत्रों ने बताया है कि अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की वहां प्रमुख भूमिका है और इनका सहयोग लेने के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों के साथ बात की है और दोनों देशों ने मौके पर व्यवहारिक समर्थन देने का भरोसा दिलाया है। भारत सरकार ने नई दिल्ली में विशेष नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। खार्तूम में दूतावास, व्हाट्सएप ग्रुप सहित कई तरीकों से भारतीय समुदाय के साथ संपर्क साधा गया है। सूडान में हिंसा बढ़ने पर व्हाइट हाउस ने कहा है कि इस समय अमेरिकी सरकार के पास सूडान में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की कोई योजना नहीं है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने कहा क्योंकि युद्ध विराम समझौते के बावजूद सूडान की राजधानी खार्तूम में भारी गोलीबारी जारी है और हवाई अड्डे बंद हैं, ऐसे में अमेरिकी नागरिकों को इन कठिन परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है खेल जगत की आज की बड़ी खबरें। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सुचित्रा। सुचित्रा, अगर बात की जाए तो इस समय क्रिकेट और खासकर से आईपीएल का खुमार सर चढ़ के बोल रहा है। जी बिल्कुल आर्येंद्र, और हम खेल की खबरों की जो शुरुआत है वो इंडियन प्रीमियर लीग की खबरों के साथ ही करते हैं। सबसे पहले बात आज होने वाले मुकाबले की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच खेला जाएगा। आईपीएल के मौजूदा सीजन में दोनों टीमों ने अब तक 5-5 मैच खेले हैं। पॉइंट्स टेबल में 4 जीत और 1 हार के साथ राजस्थान शीर्ष पर है, जबकि लखनऊ 3 जीत के साथ दूसरे स्थान पर है। ये मैच पहले नंबर पर आने की जंग भी रहेगा। इस सीजन में ये दोनों टीमों का पहला मैच होगा। दोनों टीमों के बीच आईपीएल के इतिहास में अब तक 2 मुकाबले खेले गए हैं और दोनों में राजस्थान को जीत मिली है। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद को उसके होम ग्राउंड पर 14 रन से हराकर लगातार अपनी तीसरी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ रोहित शर्मा की टीम 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं हैदराबाद की ये तीसरी हार है और अब वो अंक तालिका में 9वें पायदान पर है। सनराइजर्स के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम 178 रन पर आउट हो गई। इस मैच के दौरान रोहित शर्मा ने भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने आईपीएल में अपने 6000 रन पूरे कर लिए। रोहित शर्मा आईपीएल में 6000 से ज्यादा रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली, शिखर धवन और डेविड वार्नर भी ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। श्रीलंका ने 2 मैच की सीरीज के पहले टेस्ट में आयरलैंड को 1 पारी और 280 रन से हरा दिया। टेस्ट क्रिकेट में पारी और रन के लिहाज से ये उसकी सबसे बड़ी जीत है। श्रीलंका ने टेस्ट क्रिकेट में 7वीं बार पारी और 200 से ज्यादा रन से जीत हासिल की है। श्रीलंका ने करीब 9 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में 1 पारी और 200 से ज्यादा रन से जीत हासिल की। श्रीलंका ने इससे पहले आखिरी बार जनवरी 2014 में मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ 1 पारी और 248 रन से जीत हासिल की थी। श्रीलंका की आयरलैंड के खिलाफ जीत में उसके स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने अहम भूमिका निभाई। जयसूर्या ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 108 रन देकर कुल 10 विकेट चटकाए। बात करते हैं फुटबॉल की। मौजूदा चैंपियन रियल मैड्रिड ने मंगलवार को स्टैमफोर्ड ब्रिज में चेल्सी को 2-0 से हराकर चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। पहले लेग में 2-0 से पिछड़ने वाली चेल्सी दूसरे लेग में भी संघर्ष करती ही नजर आई। रियल मैड्रिड ने दोनों लेग मिलाकर चेल्सी पर कुल 4-0 की जीत दर्ज की। रियल मैड्रिड की ओर से दोनों गोल रोड्रिगो ने किए। रोड्रिगो ने 58वें और 80वें मिनट में गोल किए। वहीं चेल्सी की टीम दोनों चरण में से किसी में भी एक भी गोल नहीं कर सकी। चेल्सी को दूसरे लेग में कुछ अच्छे मौके मिले, लेकिन वो उनका फायदा नहीं उठा सकी। सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड का सामना बायर्न म्यूनिख या मैनचेस्टर सिटी से होगा। चेल्सी के अंतरिम मैनेजर के रूप में ये फ्रैंक लैम्पर्ड की 4 मैच में चौथी हार रही।
एसी मिलान 2007 में चैंपियंस लीग जीतने के बाद से पहली बार चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। कल देर रात खेले गए क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग में एसी मिलान ने सेरी आ के अपने प्रतिद्वंदी नेपोली के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला। वहीं दोनों चरण को मिलाकर एसी मिलान ने नेपोली पर 2-1 के एग्रीगेट से जीत दर्ज करते हुए अंतिम 4 में जगह बना ली। मैच की शुरुआत में नेपोली का दबदबा देखने को मिला था। जीरू ने 43वें मिनट में गोल कर मिलान को बढ़त दिला दी। मैच के अंतिम पलों में ओसिमेन ने गोल कर दूसरे लेग का मैच ड्रॉ कराने में कामयाबी पाई। हालांकि एग्रीगेट के आधार पर मिलान की टीम ये मैच जीतने में सफल रही। अंतिम 4 के मैच में एसी मिलान का सामना अपने ही शहर की प्रतिद्वंदी इंटर मिलान या बेनफिका से होगा। बात आज होने वाले मुकाबलों की। चैंपियंस लीग में आज होने वाले क्वार्टर फाइनल के दूसरे लेग में मैनचेस्टर सिटी और बायर्न म्यूनिख आमने सामने होंगे। पहले लेग के आधार पर मैन सिटी को 3-0 की बड़ी बढ़त हासिल है। ऐसे में बायर्न के सामने इस अंतर को पूरा करने और सेमीफाइनल में पहुंचने की एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। चैंपियंस लीग में ही आज होने वाले दूसरे मुकाबले में इंटर मिलान और बेनफिका क्वार्टर फाइनल का दूसरा लेग खेलेंगे। पहले लेग में इंटर मिलान के हाथों 2-0 से मिली हार के बाद बेनफिका की कोशिश एक बड़ी जीत दर्ज करने की और सेमीफाइनल में पहुंचने की होगी। तो ये थी इस वक्त की खेल जगत से जुड़ी खबरें। वापस चलते हैं आरेंद्र के पास। शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ आज के मिड डे प्राइम के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन डीटी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। हर दिन